हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम देखिए क्या होता है। वी नो दैट के जो विद्युत पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के माध्यम को विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। कि जो बिजली घर होता है आपके, वहाँ से आपके घर तक जो लाइट पहुँचने में जो प्रक्रिया होती है या जो माध्यम होता है उसे कहते हैं विद्युत सप्लाई सिस्टम। विद्युत सप्लाई सिस्टम 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है: पावर स्टेशन, संचरण लाइन तथा वितरण सिस्टम। विद्युत पावर का उत्पादन पावर स्टेशन पर होता है जो कि उपभोक्ता से बहुत दूर होता है। इसके उपरांत इसे विभिन्न लोड सेंटरों पर जो कि बहुत दूरी पर होते हैं कंडक्टर के द्वारा संचारित करते हैं और इसे हम संचरण लाइन कहते हैं। अंत में इसे छोटे तथा बड़े उपभोक्ताओं को वितरण नेटवर्क को के द्वारा वितरित किया जाता है। विद्युत सप्लाई को मुख्यतः 2 वितरण सिस्टम द्वारा वितरित करते हैं। पहला है डीसी व एसी सिस्टम, दूसरा है सिरोपरि व भूमिगत सिस्टम। आजकल 3 फेज 3 तार एसी सिस्टम को सस्ता होने के कारण उत्पादन में संचरण में प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्युत पावर का वितरण 3 फेज 4 तार एसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। भूमिगत सिस्टम अधिक महंगा होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए हमारे देश में विद्युत पावर का संचरण में वितरण शिरोपरि लाइनों के द्वारा किया जाता है। जो ऊपर आप लाइन देखते हैं भूमि से उनको। एसी पावर सप्लाई सिस्टम क्या होता है देखिए। पावर स्टेशन तथा उपभोक्ता के बीच में कंडक्टरों का अधिक जाल होने के कारण इसे 2 भागों संचरण सिस्टम तथा वितरण सिस्टम में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को सिर से 2 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक संचरण तथा द्वितीयक संचरण एवं प्राथमिक वितरण तथा द्वितीयक वितरण। चित्र में एसी पावर सिस्टम को सिंगल लाइन चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए ये क्या है कि जीएस उत्पादन जो स्टेशन को दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है विद्युत आपकी बन रही है। विद्युत पावर का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है, तो जो आपस में समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। उत्पादित वोल्टेज 11 kV है। विद्युत पावर संचरण सस्ता हो इसके लिए उत्पादन स्टेशन पर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में उच्चीकृत किया जाता है। विद्युत पावर का संचरण उच्च वोल्टेज पर किया जाता है क्योंकि उच्च वोल्टेज पर संचरण करने से कंडक्टर पदार्थ की बचत होती है तथा उच्च संचरण दक्षता प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राथमिक संचरण 66 kV, 132 kV, 220 kV इत्यादि पर होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन प्राथमिक संचरण शहर के बाहरी हिस्से को 132 kV विद्युत पावर का संचरण 3 फेज 3 तार सिरोपरि लाइनों के द्वारा किया जाता है। इसको प्राथमिक संचरण कहते हैं। देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। प्राथमिक संचरण लाइन रिसीविंग स्टेशन पर समाप्त हो जाती है जो शहर का बाहरी हिस्सा होता है। रिसीविंग स्टेशन पर निम्नीकृत फार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kV तक घटाया जाता है। रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 तार सिरोपरि लाइन के द्वारा शहर के अंदर बने विभिन्न सब स्टेशंस पर पहुंचाया जाता है। इसे द्वितीयक संचरण कहते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। द्वितीयक संचरण लाइन जब सब स्टेशंस पर समाप्त हो जाती है तब इस सब स्टेशंस पर 33 kV को 11 kV 3 फेज तार 3 तार में घटाया जाता है कि 11 kV की लाइन रोड के समांतर चलती है। यह प्राथमिक वितरण है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्राथमिक वितरण से प्राप्त 11 kV को वितरण सब स्टेशन तक लाया जाता है। यहाँ पर 11 kV को 400V 3 फेज 4 तार में बदला जाता है। यहाँ पे किन्हीं 2 फेजों के बीच में वोल्टेज का मान 400V तथा फेज व न्यूट्रल के बीच 230V होता है। विद्युत पावर वितरण तंत्र में हानियाँ क्या क्या होती हैं देखिए। संचरण एवं वितरण में होने वाली हानियाँ ही पूरे तंत्र में होने वाली पावर हानियाँ हैं। इनमें से अधिकतर हानियाँ प्राथमिक व द्वितीयक वितरण तंत्र में होती हैं तथा इन्हें तकनीकी हानियाँ व अतकनीकी हानियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली क्या है, टेक्निकल इलेक्ट्रिक पावर लॉसेस। जब वितरण लाइनों में उपयंत्र तथा तार के द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है तो तकनीकी विद्युत हानियाँ उत्पन्न होती हैं। नेटवर्क की खूबी तथा प्रचालन के तरीके पर हानियाँ निर्भर करती हैं। तकनीकी विद्युत हानियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: निर्धारित तकनीकी हानियाँ व परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ। निर्धारित फिक्स टेक्निकल लॉसेस क्या होते हैं। निर्धारित तकनीकी हानियाँ वितरण लाइन में 1/4 से लेकर 1/3 कुल तकनीकी हानियों का होता है। यह ज़्यादातर ऊष्मा व आवाज़ के रूप में उत्पन्न होती है। जब ट्रांसफार्मर को ऊर्जित किया जाता है
निर्धारित हानियाँ लोड धारा पर निर्भर नहीं करती बल्कि निम्न बातों पर निर्भर: लीकेज धारा हानियाँ, खुला परिपथ हानियाँ, कोरोना हानियाँ, परावैद्युत हानियाँ। परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ देखिए क्या होती हैं। परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ, वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। तो परिवर्तनीय हानियाँ लोड धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती हैं तथा वितरण तंत्र में तकनीकी हानियाँ 2/3 या 3/4 होती हैं। परिवर्तनीय हानियों के होने का कारण लाइन की प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा जूल ऊष्मा हानियाँ होती हैं। तकनीकी हानियों होने के कारण क्या क्या है? रीज़न फॉर टेक्निकल लॉसेस के अयोग्य उपकरणों जैसे कि ट्रांसफार्मर, पंप, विद्युत मशीन तथा औद्योगिक भार, वितरण लाइनों में अयोग्य साइज का कंडक्टर, लंबी वितरण लाइन, फेज में लोड का बैलेंस ना होना, कम पावर फैक्टर, लाइनों पर अधिक लोड होना, ट्रांसफार्मर का लोड सेंटर से दूर होना। ये कौन सी थी आपकी परिवर्तनीय तकनीकी हानियाँ। अब है ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में कुल संचरण एवं वितरण हानियों का लगभग 40 से 50% विद्युत ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग करके संचरण एवं वितरण हानियों को काफ़ी हद तक सीमित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को 2010 में लगभग आधा कर लिया गया है। अगर हम 1970 में उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर से तुलना करें तो नए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके ट्रांसफार्मर की दक्षता को उच्च किया जा सकता है, जिसका उदाहरण अमोर्फस ट्रांसफार्मर तथा सूखा प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। अमोर्फस ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें साधारण ट्रांसफार्मर में CRGO सिलिकॉन स्टील को लैमिनेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोर्फस ट्रांसफार्मर में अमोर्फस स्टील को लैमिनेशन के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें हिस्टेरिसिस हानियाँ कम होती हैं। अमोर्फस ट्रांसफार्मर के फ़ायदे: क्रोड या लौह हानियाँ कम होती हैं, मरम्मत आसानी से होती है, ओवरलोड क्षमता अधिक होती है, वितरण दक्षता इनकी अच्छी होती है, वातावरण के अनुकूल होते हैं। अब इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? चुंबकीय पदार्थ को पतली लैमिनेशन में काटना कठिन कार्य है। समान पावर रेटिंग के लिए कोर का अधिक क्रॉस सेक्शन चाहिए। कोर का साइज अधिक होने के कारण अधिक कंडक्टर लगेगा, जिससे लोड हानियाँ बढ़ेंगी। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्रोड तथा कोयला को ठंडा करने के लिए ऑयल या किसी अन्य तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कूलिंग साधारण वायु के द्वारा होती है। भारत में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उत्पादन 11 kV 2.5 MVA की सीमा में होता है। डिज़ाइन इन ड्राई टाइप कंस्ट्रक्शन, एपॉक्सी रेजिन इम्प्रीग्नेटेड कास्ट रेजिन। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर में लोड को बांटना, ट्रांसफार्मर का समानांतर प्रचालन, ट्रांसफार्मर में आइसोलेटिंग विधियाँ, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का प्रयोग, समय समय पर इनकी मेंटेनेंस करते रहना, ये इसमें ऊर्जा संरक्षण को विधियाँ हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण का अवसर क्या है? देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रांसफार्मर, अमोर्फस क्रोड का यूज़ करें, सूखे प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ भी कर सकते हैं, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर का यूज़ करें, कम प्रतिरोध वाले कॉपर कंडक्टर का यूज़ करें, अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ का यूज़ करें, ट्रांसफार्मर का सही से रखरखाव करना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। ट्रांसफार्मर को रेटिंग मान जैसे कि वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर व आवृत्ति का यूज़ करें। लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हानियाँ कैसे होती हैं? यह एक स्थैतिक मशीन है, स्टैटिक, जिसके कारण इसमें वायु एवं घर्षण हानियाँ, वाइंडिंग एंड फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता। ट्रांसफार्मर में केवल क्रोड या लौह हानियाँ तथा ताम्र हानियाँ, कॉपर लॉसेस ही होते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कोर और आयरन लॉसेस कैसे होते हैं। अभी के लिए हमने पढ़ा था लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण की विधियाँ कैसे होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी लौह हानियों भी कितने में बांटा जा सकता है, जैसे हिस्टेरिसिस हानियाँ तथा भंवर धारा हानियाँ। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।